कहीं आप जाने अनजाने में ही पाकिस्तान के लिए काम तो नहीं कर रहे। ये बातें भले ही कुछ को परेशान कर रही होंगी कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी जिसके दम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और इसी आइडियोलॉजी के बेस पे पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस को सही साबित करने में लगा हुआ है 1947 से ही। पहलगाम का अटैक और उसके बाद का रिएक्शन उसी लेजिटिमेसी को मजबूत करने का पाकिस्तान का एक अटेम्प्ट था। ऑपरेशन सिंदूर में भले ही हमने पाकिस्तान को सीज फायर करने पे मजबूर कर दिया, जो इंडिया के लिए जीत है, लेकिन एक ऐसी वॉर जो रफाल या ब्रह्मोस से नहीं लड़ी जाती, जिसको आइडियोलॉजिकल वॉर कहते हैं, ये वॉर कहीं न कहीं हम हार रहे हैं। और अनजाने में ही सही, आप एज ए इंडियन जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त समझते होंगे, वो पाकिस्तान को जिताने में लगे हैं। आज हम एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे, कैसे पाकिस्तान भारत की रिलीजियस फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाकर लगातार हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी को सही साबित कर पाए। और कैसे भारत के कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चाहे अनजाने में ही सही इस पाकिस्तान नैरेटिव को और ताकत दे रहे हैं। ये सुनना शायद अच्छा न लगे, लेकिन रैशनल माइंड के साथ इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की ये आइडियोलॉजिकल वॉर आई कहां से। इसका बेसिक रूट है टू नेशन थ्योरी, एक ऐसी सोच जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये सोच 1930 के दशक में मुस्लिम लीग के नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और अलामा इकबाल ने जोर शोर से उठाया। इस थ्योरी के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, यानी दो अलग अलग नेशन। उनके कल्चर्स, वैल्यूज और जीवन शैली इतनी अलग है कि वे एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। इसके बावजूद कि इसी देश में पिछले हजारों सालों से सब एक साथ ही रह रहे थे। इसी सोच के साथ मुस्लिम्स के लिए अलग होमलैंड की डिमांड उठी और इसी विचार से 1947 में पाकिस्तान बना। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में जिन्ना ने कहा था, हिंदू और मुसलमान कभी एक सिंगल नेशनलिटी में बदल नहीं सकते, दोनों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अपने अपने घर बनाने होंगे। 1947 में पार्टीशन के वक्त ये थ्योरी एक रियलिटी बनती है, लेकिन इसके साथ आया भयानक वायलेंस, माइग्रेशन और दर्द की ऐसी कहानी जिसके घाव अभी तक नहीं भरे। लगभग 14 से 15 मिलियन लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और अंदाजन 1 से 2 मिलियन लोग ने अपनी जान गंवा दी। ये था बंटवारे का काला सच, जिसको भारत कभी नहीं भूल सकता। लेकिन पाकिस्तान के लिए टू नेशन थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी का बेसिक आधार है। और आज भी उनकी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, जिसको वहाँ डीप स्टेट भी कहा जाता है, इसको जिंदा रखे है। पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी ने 2010 में क्लियरली कहा था, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस टू नेशन थ्योरी पर निर्भर करती है और इस थ्योरी को एक्नॉलेज करना हमारा राष्ट्रीय हित है। ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान के लिए विचारधारा कितनी जरूरी है। और इससे ये भी सबको अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों नहीं हो सकती। उनके लिए एक सेकुलर इंडिया जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं एक आइडियोलॉजिकल खतरा है, क्योंकि अगर भारत अपनी डाइवर्सिटी के साथ सफल हो गया तो टू नेशन थ्योरी का पूरा बेस ही गलत साबित हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो भारत को एक ऐसा देश दिखाए जहां धार्मिक सौहार्द नहीं है, जहां मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ता है। एक्चुअल में पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की तरह ही बन जाए, इक्वल एंड अपोजिट, एक तरफ मुसलमान राष्ट्र, एक तरफ हिंदू राष्ट्र। लेकिन भारत अभी तक तो पाकिस्तान नहीं बना। इसीलिए जो आइडियोलॉजिकल वॉर है उसका सेंटर पॉइंट है कश्मीर, और जिसमें वो भारत की इंटरनल फॉल्ट लाइन का फायदा उठाता है। जम्मू एंड कश्मीर ये वो जगह है जहां पाकिस्तान और इंडिया के बीच आइडियोलॉजिकल वॉर सबसे ज्यादा तेज है। पाकिस्तान के लिए कश्मीर सिर्फ एक लैंड का विवाद नहीं है, ये उनके नैरेटिव का एक सिंबल है। उनके हिसाब से एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जैसे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। वेल, इस हिसाब से तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम ज्यादा ही थे। क्या आज वो पार्ट है पाकिस्तान का? बांग्लादेश के बनते ही पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी लगा हुआ है। पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का जो मुद्दा है वो बंटवारे का अधूरा पार्ट है, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, तब से पाकिस्तान इसे एक कब्जे के रूप में देखता है। उनका यह नैरेटिव है कि भारत ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया है और वहाँ के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने कई वॉर लड़ी है।
1948 की वॉर, 1965 और 1999 का कारगिल वॉर, और हर वॉर के पीछे ये आइडियोलॉजी थी कि कश्मीर को भारत से अलग करके टू नेशन थ्योरी को कंप्लीट किया जाए। लेकिन ये वॉर तो सिर्फ एक हिस्सा है, असली लड़ाई तो कुछ और है, वो है वैचारिक लड़ाई। याद करें जुलाई 2002 में अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ आतंकी हमला, जिसमें 9 तीर्थ यात्री मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। ये हमला लश्कर तैयबा जैसे आतंकी समूह ने किया था, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिलता है। इस हमले का मकसद सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि कम्युनल तनाव बढ़ाना था। पाकिस्तान चाहता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो, क्योंकि ऐसा होने से उनका नैरेटिव मजबूत होता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और ये राजनीति काम भी करती है। जब ऐसे हमले होते हैं, भारत में धार्मिक पोलराइजेशन बढ़ जाता है। लोग गुस्से में इमोशनल होके बांटने वाले बयान देते हैं, और ये सब पाकिस्तान के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया जैसे पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान इन घटनाओं को उछालती है और अपने प्रोपेगेंडा के जरिए ये दिखाती है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। ऐसी ही सिलेक्टिव खबरों को देख के पाकिस्तानी जनता ये सोचती है कि जिन्ना की थ्योरी सही थी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे हर अवसर को अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की ये सोच नेहरू के विचारों से बिल्कुल अलग है। नेहरू का विजन एक ऐसा भारत का था जो पाकिस्तान को हराए वैचारिक वॉर में। नेहरू चाहते थे कि कश्मीर एक सेकुलर भारत का सिंबल बने, एक मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट जो भारत के साथ खुशी से रहता हो, ताकि पाकिस्तान और दुनिया को दिखाया जा सके कि टू नेशन थ्योरी का आइडिया काम नहीं करता और न ही करेगा। लेकिन जब भारत में इंटरनल डिवीजन बढ़ता है तो नेहरू का ये विजन कहीं न कहीं कमजोर दिखाई देता है। पिछले 10 से 15 सालों में भारत में हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एक बड़ा उदय हुआ है, और इससे आरएसएस, बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठनों ने बढ़ावा दिया है। अब ये समझना जरूरी है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म या फिर कहूँ कल्चर एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जो कई सारे विचारों को मिलाकर बना है, जिसको आप बेस भी मान सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। वही हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, जिसे सावरकर और गोलवलकर ने परिभाषित किया। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में गैर हिंदुओं जैसे मुसलमानों और ईसाइयों की वफादारी पे सवाल उठाए थे, और ये तर्क दिया था कि उन्हें हिंदू संस्कृति और गौरव को एक्सेप्ट करना चाहिए। हिंदुत्व का नैरेटिव ये कहता है कि भारत मुख्य रूप से हिंदुओं का देश है, और माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को या तो हिंदू कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उनके लॉयल्टी पे सवाल उठाए जाएंगे। इस सोच ने भारत में एक बड़े डिवीजन को जन्म दिया, जहाँ मुस्लिम्स के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स और उनको शक के निगाहों से देखा जाने लगा। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे, जिनमें 53 लोग मारे गए, और ये दंगे कम्युनल टेंशन के चरम पे पहुंचने के कारण हुए थे। जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं या जब भारत में नेता कम्युनल बयान देते हैं, तो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पूरी रफ्तार के साथ लग जाती है। उनका नैरेटिव यही रहता है, देखो हम तो कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते। भारत खुद हमारी बात को प्रूव कर रहा है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया, जिनके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक गया है। ऐसी सोच कहीं न कहीं आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय करती है, और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ऐसी बात करने के बाद भी बीजेपी ने इनको अपने पार्टी से नहीं निकाला। ये दिखाता है कि बीजेपी की डीप लेवल की थिंकिंग क्या है। ऊपर से वो भले ऐसे बयानों से खुद को दूर कर ले, लेकिन ऐसे नेताओं के ऊपर एक्शन न लेना ये दिखाता है कि वो अंदर ही अंदर ऐसी सोच को सपोर्ट करते हैं। और ये पास्ट में हमने कई बार देखा है। ऐसे ही हेट स्पीच देने वाले नेताओं का प्रमोशन तक हुआ है, कुछ एमपी बने तो कुछ सीएम। तो जब ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को जाने अनजाने में समर्थन देते हैं। जब 2019 में सीएए कानून आया तब इसके खिलाफ देश में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। सीएए में सब कुछ ठीक था, लेकिन धर्म को मेंशन करना ये दिखाता है कि उस टाइम की सरकार जो आज भी है, उनकी सोच किनको खुश करने की थी। अगर वो धर्म के नाम मेंशन करने के बजाय सिंपल ये लिख देते कि पड़ोसी देशों से जो भी पीड़ित माइनॉरिटी आएगी उनको हम नागरिकता देंगे, तो भी इस बिल से कुछ चेंज नहीं होने वाला था। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटी सिर्फ हिंदूज, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट और पारसी हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझ के धर्मों के नाम लिखे। इसी के चलते दिल्ली में एक भयानक दंगा देखने को मिला। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इसको एक अवसर की तरह देखा अपनी टू नेशन थ्योरी को लेजिटिमाइज करने के लिए। पाकिस्तान का वैचारिक युद्ध एक वेल प्लान्ड प्ले बुक के माध्यम से चलता है, और ये प्ले बुक भारत की इंटरनल फॉल्ट लाइन को टारगेट करता है, और इसके लिए पाकिस्तान कई बार एक्सपोज भी हो चुका है।
पाकिस्तान की सरकारी मीडिया जैसे PTV और रेडियो पाकिस्तान और अब सोशल मीडिया के जरिए विभाजनकारी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारतीय एजेंसीज ने 5000 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और ये अकाउंट भारत में कम्युनल तनाव बढ़ाने वाले फर्जी खबरें फैला रहे थे। तो अगर कोई मुस्लिम नाम से कुछ भी गलत बातें करता है इंडियंस के बारे में, हिंदुओं के बारे में, तो एक बार जरूर सोचना कि ये आईडी पाकिस्तान से तो ऑपरेट नहीं हो रही। मैंने खुद ऐसे ही फेक आईडीज को आइडेंटिफाई किया है जो खुद को कश्मीरी बताकर एंटी इंडिया बातें करते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस स्ट्रेट कॉम के तहत भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान चलाती है। जब भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव या हिंसा के रियल इंसिडेंट होते हैं, पाकिस्तान इन्हें अपने नैरेटिव में फिट करता है। 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने ये नैरेटिव चलाया कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा है, जबकि सच्चाई अलग थी। पाकिस्तान के लिए ये एक अवसर था अपने नैरेटिव को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने का। पाकिस्तान UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और OIC जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता है। पाकिस्तान का मकसद है भारत की छवि को एक सेकुलर डेमोक्रेसी के रूप में धूमिल करना। जो भारत की ताकत है वही पाकिस्तान की कमजोरी है। भारत में जितना सेकुलरिज्म बढ़ेगा, कम्युनल सौहार्द बढ़ेगा, पाकिस्तान उतना कमजोर और हारा हुआ महसूस करेगा। पहलगाम का हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल अटैक था भारत के खिलाफ। धर्म पूछकर मारना ये एक अटेम्प्ट था इंडिया में कम्युनल हिंसा को बढ़ाने का और हिंदुओं के मन में मुस्लिम के खिलाफ नफरत भरने का। पाकिस्तान की डीप स्टेट लगातार ऑब्जर्व कर रही थी कि किस तरह से इंडिया में हिंदुत्व राइट विंग्स का राइज हो रहा है और इसी का फायदा वो उठाना चाहते थे। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन ये सच भी है कि पाकिस्तान काफी हद तक इसमें कामयाब रहा। देश के कोने कोने से कई सारी खबरें आने लगी जहां मुस्लिम्स को टारगेट किया जाने लगा। किसी की दुकान पे अटैक किया गया, किसी को धर्म पूछ के हैरेस किया गया। इस तरह हम वही करने लगे जो पाकिस्तान चाहता था। शायद आप ये बात न समझ पाओ, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ये बात समझती हैं। इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ ऐसा कहा। The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. ये सब एक पैटर्न दिखाता है। पाकिस्तान का मकसद भारत को इंटरनली डिवाइड करना है ताकि वो अपने टू नेशन थ्योरी के नैरेटिव को सिद्ध कर पाए, जिसको सिद्ध करने में वो 1947 से ही लगे हुए हैं। इस युद्ध में पाकिस्तान की जीत युद्ध के मैदान पर नहीं होती, ये जीत तब होती है जब भारत का सेकुलर फैब्रिक कमजोर होता है, जब हम अंदर से पोलराइज हो जाते हैं, जब हमारी ग्लोबल इमेज एक सेकुलर डेमोक्रेटिक की जगह रिलीजियस नेशन की बन जाती है। सोच के देखिए, अगर भारत अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को खुद से ही कमजोर करता है तो पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर कैसे करेगा? तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला स्टेप है इस वैचारिक युद्ध को पहचानना। हमारे काम, हमारा संवाद और हमारे राजनीतिक चॉइसेस का असर सिर्फ भारत तक नहीं है, ये पाकिस्तान की सोच को भी इन्फ्लुएंस करता है। पाकिस्तान का एजेंडा क्लियर है, भारत को धार्मिक लाइन पे डिवाइड करना ताकि इंडिया अपने इंटरनल इशू में उलझा रहे और डेवलपमेंट को भूल जाए। जब हम नफरत या बंटवारे को बढ़ावा देते हैं तो हम अनजाने में पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन जब हम यूनिटी और अपने संविधान के सिद्धांतों जैसे सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, फ्रेटर्निटी को चुनते हैं तो भारत जीत जाता है। अगर भारत इस तरह से जीता तो पाकिस्तान की जनता खुद ही देख पाएगी और समझ पाएगी कि उनके लिए एक धार्मिक देश बना के क्या मिला। इंडिया सेकुलर देश बन के भी तरक्की कर रहा है और वो अपने एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करेंगे। जब ऐसा होगा तो भारत जीत जाएगा। हमें अपने अंदर के मतभेदों को कम करना होगा, न कि उन्हें और गहरा करना है। पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या किया, उसको आज का मुद्दा बना के हम असली मुद्दों से खुद को दूर कर रहे हैं। हमें फर्जी खबरों और डिवाइड करने वाले बयानों के खिलाफ खड़े होना होगा, क्योंकि यही हमारे राष्ट्र की असली ताकत है। याद रखिए, भारत की आत्मा उसकी डाइवर्सिटी में है, उसकी एकता में है और उसके संविधान के उन मूल्यों में है जो हर नागरिक को समान मानता है। इस आत्मा को मजबूत रखना ही पाकिस्तान की हर साजिश का सबसे बड़ा जवाब है।